तो बच्चों फोटोसिंथेसिस में हमने कंप्लीट कर ली थी लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट था ऑक्सीजन, एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो आज हमने कर रहे हैं कि ये जो एटीपी एंड एनएडीपीएच जो हमने बोला कि लाइट रिएक्शन में बनी और सन रेडिएंट जो एनर्जी है, सन एनर्जी है, उसको कन्वर्ट करके उन्होंने एटीपी एंड एनएडीपीएच बना लिया। तो ये जो एटीपी एंड एनएडीपीएच है, ये प्लांट्स कब और कैसे यूज करेंगे, हाउ दिस एटीपी एंड एनएडीपीएच दे आर यूज्ड टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो नेक्स्ट है वेयर एटीपी एंड एनएडीपीएच दे आर यूज्ड। तो जैसे ही लाइट रिएक्शन है जो डे लेंथ है जो या डे है जो वो खत्म हुआ, नाइट आई, तो उस टाइम पे एटीपी एंड एनएडीपीएच यूज करके प्लांट्स है जो वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। ये साइंटिस्ट है जो उन्होंने कंफर्म किया कि डे टाइम के बाद जब नाइट आती है तो नाइट में जो प्लांट्स हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं, और अगर हम नाइट आवर्स को एक्सटेंड कर दें तो वो ग्लूकोज बनाना बंद कर देते हैं, और जैसे ही दोबारा उनको हम लाइट देना शुरू करते हैं तो थोड़ी देर बाद फिर वो क्या है बना लेते हैं, ये ग्लूकोज बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहां से साइंटिस्ट है जो उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो पूरी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, इसमें दो रिएक्शंस होनी चाहिए, वन इज लाइट रिएक्शन एंड सेकंड इज द डार्क रिएक्शन। और क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है जो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, कन्वर्शन होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बायोकेमिकल फेज, या इसको हम बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज। क्योंकि सिंथेसिस हुई है किसी चीज की, इसलिए हमने इसको बायोसिंथेटिक फेज बोल दिया। तो सबसे पहले ब्लैकमैन था जो उसने ये सजेस्ट किया था, इसलिए हम इसको ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोल देते हैं। तो एटीपी एंड एनएडीपीएच formed during light reaction are used to reduce carbon dioxide, and the process is called dark रिएक्शन और बायोसिंथेटिक फेज और ब्लैकमैन्स रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी बेटे कि हम इसको कहते हैं डार्क रिएक्शन, पर ये इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट होती है, कि इसकी अक्रेंस के लिए जरूरी नहीं है कि डार्कनेस ही हो, इट कैन आल्सो अकर ड्यूरिंग लाइट, बट जो है लाइट रिएक्शन के लिए लाइट होनी जरूरी है, डार्क रिएक्शन के लिए डार्कनेस होनी जरूरी नहीं है। तो हम बोलते हैं कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। अगर लाइट है तब भी ये चलती रहेगी, और अगर डार्कनेस होगी तब भी ये चलती रहेगी। तो डार्क रिएक्शन है जो it can also takes place in a light as well as in dark, so it is independent of light, लाइट रिएक्शन डिपेंडेंट है लाइट पे, डार्क रिएक्शन इंडिपेंडेंट है लाइट से। लाइट रिएक्शन में कोई एंजाइम नहीं चाहिए होता, डार्क रिएक्शन है जो इसमें एंजाइम्स है जो दे आर इन्वॉल्व्ड, सेवरल एंजाइम्स दे आर इन्वॉल्व्ड इन डार्क रिएक्शन, तो सबसे पहले साइंटिस्ट था मेल्विन केल्विन। मेल्विन केल्विन था जो उसने ग्रीन एल्गी यूज की, ही यूज्ड ग्रीन एल्गा, क्लोरेला एंड सिंडेस्मस to know
the biosynthetic pathway he used, उसने रेडियो आइसोटोप यूज किया ऑफ कार्बन, दैट इज कार्बन 14। ठीक है, रेडियो आइसोटोप है जो वो उसने यूज किया कार्बन 14। ये जो रेडियो आइसोटोप, रेडियो एक्टिव, नॉट रेडियो आइसोटोप, रेडियो एक्टिव उसने मटेरियल यूज किया, रेडियो एक्टिव। ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल उसने यूज किया, ये इसलिए यूज किया क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 होके चुकी थी और लोग है जो वो रेडियो एक्टिव मटेरियल से उसके जो डेंजरस इफेक्ट्स है वो देख चुके थे। तो उन्होंने, ये साइंटिस्ट ने शो करना था कि कोई भी चीज है जो जैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल ही है, अगर हम इसको अपनी बेनिफिशियल किसी एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। तो ये शो करने के लिए, बेनिफिशियरी एक्टिविटीज ऑफ द रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, ये शो करने के लिए मेल्विन केल्विन है जो उसने कार्बन 14 रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो वो यूज किया इन हिज एक्सपेरिमेंट्स एंड यूज्ड टेक्निक ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी, तो ये सब कुछ यूज करके he find out that in this pathway, in biosynthetic pathway, first stable compound is a 3 carbon compound। कि जो इस रिएक्शन में, पूरी रिएक्शन में जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है उसके पास 3 कार्बन के एटम्स है जो वो प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इसको C3 साइकिल भी बोल देते हैं। सो दिस pathway is also known as Calvin cycle, और या फिर हम इसको बोलते हैं C3 पाथवे। ज्यादातर आपको क्वेश्चन C3 पाथवे से ही आएगा या कैल्विन साइकिल से आएगा। और इट इज आल्सो नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड क्या होने, रिड्यूस, सो दिस इज आल्सो नोन एज कार्बन रिडक्शन साइकिल। दिस इज आल्सो नोन एज कार्बन रिडक्शन साइकिल। तो जो 3 कार्बन कंपाउंड उन्होंने फाइंड आउट किया था वो था, जो फर्स्ट स्टेबल 3 कार्बन कंपाउंड है वो था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या इसको हम बोलते हैं PGA। इसके पास 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं, तो ये उन्होंने कहा ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है। क्योंकि इसके पास C3 था इसलिए इस साइकिल को हम बोलते थे C3 पाथवे। तो हमने अब डिस्कस करना है इन डिटेल केल्विन साइकिल, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको हर बार ये पेपर में आना है। तो केल्विन साइकिल आल्सो नोन एज C3 पाथवे, आल्सो नोन एज C3 पाथवे। तो केल्विन साइकिल है जो बहुत सारे प्लांट्स है जो वो केल्विन साइकिल को फॉलो करते हैं, उनके अंदर केल्विन साइकिल C3 पाथवे है जो वो प्रेजेंट होता है। एक और हम साइकिल करेंगे C4, कुछ प्लांट्स में C4 होता है बट ज्यादातर मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में C3 पाथवे है जो वो प्रेजेंट होता है। तो C3 पाथवे है जो, अब हमने बोला सबसे पहले देखो कि ये क्लोरोप्लास्ट बनाया था हमने, डबल वॉल्ड होता है और इसके अंदर ये ग्रेना होते हैं। ग्रेना में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, तो ग्रेना के अंदर हुई लाइट रिएक्शन, और ये जो स्ट्रोमा है क्लोरोप्लास्ट का, उसमें होगी डार्क रिएक्शन, दैट इज C3 साइकिल कहां चलेगा, स्ट्रोमा के अंदर, किसके, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। वहीं पे स्ट्रोमा में इसके सारे जो एंजाइम्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। एक और चीज आपको पता होगी शायद कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर्स होती है, कि ये खुद अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं। इनके पास डीएनए, हमने बोला था कि इनके पास डीएनए प्रेजेंट होता है,
तो डीएनए की हेल्प से ये कुछ प्रोटीन्स है जो वो खुद सिंथेसाइज करते हैं और वो प्रोटीन्स एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं। तो इसलिए जो क्लोरोप्लास्ट है वो सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ ये समझना है कि जो स्ट्रोमा है उसमें C3 साइकिल है जो वो ऑपरेट होता है और इसके जो एंजाइम्स है विच आर रिक्वायर्ड इन द एंटायर साइकिल वो प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोमा के अंदर। तो ये जो केल्विन साइकिल है इसमें 3 स्टेप्स है इसके, देयर आर 3 स्टेप्स। फर्स्ट इज कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड इज रिडक्शन एंड थर्ड इज रीजेनरेशन। तो फर्स्ट जो कार्बोक्सिलेशन है, कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है एक्सेप्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड हम कहते हैं इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। तो जब प्लांट्स है, जो प्लांट्स का जो क्लोरोप्लास्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेके जाएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी सो दैट ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सके। तो ये जो एक्सेप्टेंस है कार्बन डाइऑक्साइड की बाय क्लोरोप्लास्ट इट इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन। तो कार्बोक्सिलेशन काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कितनी है और अंदर प्लांट्स के अंदर कितनी है तभी कार्बन डाइऑक्साइड है जो वो डिफ्यूज इन होएगी ना, क्योंकि हम कहते हैं डिफ्यूजन होता है गैसेस का। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ज्यादा है प्लांट के अंदर कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इन, अदरवाइज वो डिफ्यूज नहीं होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बोक्सिलेशन है ये काफी जो क्रूशियल स्टेप है फोटोसिंथेसिस के लिए, केल्विन साइकिल के लिए। तो कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप in C3 cycle. It is the acceptance of carbon dioxide by chloroplast. तो इसको जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको एक्सेप्ट कौन करता है, इसको एक्सेप्ट करता है एक 5 कार्बन कंपाउंड है जो वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। The first acceptor of carbon dioxide is a 5 carbon compound called ribulose 1,5 बाइफॉस्फेट। ठीक है, ये 5 कार्बन कंपाउंड है। 5 कार्बन कंपाउंड का मतलब होता है कि 1, 2, 3, 4 एंड 5 कार्बन ये इसके पास पड़े हुए हैं, ये 5 कार्बन कंपाउंड है। तो ये जो राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट है ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम द इन्वायरमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम रुबिस्को, in the presence of enzyme Rubisco। जो रुबिस्को है हमने शायद किया था, रुबिस्को है जो दिस इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर। पूरे बायोस्फीयर में मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन, क्योंकि ये एंजाइम है, एंजाइम्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो रुबिस्को है जो दिस इज द मोस्ट एबंडेंट, रुबिस्को इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर। पूरे बायोस्फीयर में ये मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है। तो रुबिस्को है ना जो बेटे, इसकी एक और खासियत है, रुबिस्को बाई फंक्शनल एंजाइम होता है। रुबिस्को इज अ बाई फंक्शनल एंजाइम। बाई फंक्शनल एंजाइम का मतलब होता है इट कैन कंबाइन, इसके 2 सबस्ट्रेट हो सकते हैं, ऑक्सीजन भी एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी। इट कैन बाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज विद ऑक्सीजन। ठीक है, बट एक टाइम में एक के साथ ही बाइंड करेगा, या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ या ऑक्सीजन के साथ।
तो इसलिए डिपेंडिंग अपॉन कि अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाउंड करेगा, और अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा है तो ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना शुरू कर देगा। तो ये जो रुबिस्को है इसकी फुल फॉर्म होती है राइब्यूलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। मैं पूरा लिख देती हूँ, राइब्यूलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी कंबाइन कर सकता है एंड ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन कर सकता है, तो इसको हम बोलते हैं रुबिस्को, या सिंपली RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज ये भी लिख सकते हैं हम। इसकी फुल फॉर्म ओ को कैपिटल कर दो, RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। ठीक है, तो सिंपल देखो हमारे पास है, सबसे पहले हमारे पास है राइब्यूलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये 6 कार्बन हो गए। बाइफॉस्फेट का मतलब क्या है कि इनके पास 2 फॉस्फेट है। सपोज एक पड़ा है कार्बन नंबर 1 पे और एक पड़ा है कार्बन नंबर 6 के ऊपर। इसने एक्सेप्ट किसको किया? इसने एक्सेप्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब हमने पहले कर चुके हैं कि डार्क फेज में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी, तो इसने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया। जब इसने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया, ऑलरेडी ये 5 कार्बन है, एक कार्बन का उसने और ले लिया, तो अब ये बन गया 6 कार्बन कंपाउंड। तो ये जो 6 कार्बन है, देखो सॉरी ऊपर हमने 5 कार्बन लिखना था ना बेटे, ये ठीक कर लो, ये 5 कार्बन है। 5 कार्बन हो गए। अब 1, 2, 3, 4 एंड 5 इसके पास भी फॉस्फेट है और इसके पास भी फॉस्फेट है, और एक कार्बन का उसने कहां से ले लिया? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वाली कार्बन डाइऑक्साइड से। अब ये 6 कार्बन कंपाउंड बना, बट ये क्या है? अनस्टेबल होता है। यहां पे एंजाइम कौन सा चाहिए? रुबिस्को। ठीक है, एंजाइम है यहां पे रुबिस्को, और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? कार्बोक्सिलेशन। 6 कार्बन कंपाउंड अनस्टेबल होता है, इसलिए ये इमीडिएटली ब्रेक हो जाता है। तो देखो अगर ये ब्रेक हुआ तो 6 कार्बन क्या ना, तो 3-3 कार्बन का कंपाउंड बन गया। एक ये 3 कार्बन का बन गया, एक ये 3 कार्बन का बन गया। तो यहां से ये ऐसे करके ब्रेक हो गया, तो अनस्टेबल है इसलिए ये ब्रेक हो गया। ब्रेक होके 1, 2, 3, 1, 2 और 3rd कार्बन का जो है वो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो आई। अब इसके साथ भी फॉस्फेट और इसके साथ भी फॉस्फेट लग गया, तो ये 2 हमारे पास 2 3 कार्बन कंपाउंड बन गए जो स्टेबल है। 2, 3 कार्बन कंपाउंड्स जो स्टेबल है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है ये, जिसको हम बोलते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या इसको हम बोलते हैं 3PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो गया। तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ बेटे, जिसको हमने बोला कार्बोक्सिलेशन। सेकंड स्टेप आ गया जिसको हम बोलेंगे रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब मैंने क्या बताया था? एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो बेटे 2-3 कार्बन कंपाउंड हमारे पास बने, दैट इज हम कहते हैं हमारे पास बन गया 3-फॉस्फोग्लिसरेट या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ग्लिसरेट या 3PGA या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब इनकी होनी है रिडक्शन, तो रिडक्शन के लिए इसको क्या चाहिए? हाइड्रोजन।
वो जो हाइड्रोजन है, हमने जब फर्स्ट रिएक्शन की थी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वाली, तो हमने बोला था कि वो हाइड्रोजन है जो वो किसने दी, वाटर ने। वाटर वाला हम कर चुके हैं लाइट रिएक्शन में। तो वो जो पूरी हाइड्रोजन है वो कहाँ पे आ गई, जो लाइट रिएक्शन में एटीपी एंड NADPH बने थे, वो ये एटीपी एंड NADPH यूज करेगा। तो एटीपी प्लस NADPH विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, वो इनको यूज करके क्या करेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को रिड्यूस कर देगा। क्योंकि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो उसने एनवायरमेंट से ली, तो इस स्टेप को हम बोलेंगे रिडक्शन। और रिडक्शन करके इसने बेटे काफी सारे स्टेप्स होते हैं, तुम्हारे इतने सिलेबस में नहीं है, तो ये 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बन जाता है। ग्लिसरैल्डिहाइड बनने के बाद ये बन जाता है एक अनदर 3 कार्बन कंपाउंड विच इज नोन एज ट्राइओस फॉस्फेट। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ट्राइओस फॉस्फेट। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, तो ये भी 2 बनेंगे। क्योंकि ये भी 2 बने हैं, तो इसलिए उसको हर एक मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए एक एटीपी एंड एक NADPH चाहिए। तो यहाँ पे उसने 2 मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस करना है, तो 2 एटीपी एंड 2 NADPH चाहिए। ये जो ट्राइओस फॉस्फेट है, ये आगे जाके सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती है विच आर नॉट गिवन इन योर सिलेबस। ये ट्राइओस फॉस्फेट है ना, जो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लूकोज, और ये जो ग्लूकोज है ये स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज एंड स्टार्च। तो हम मानते हैं कि एंड प्रोडक्ट है जो फोटोसिंथेसिस का, वो सुक्रोज या स्टार्च बनेगा, क्योंकि वो ग्लूकोज को इमीडिएटली कन्वर्ट करता है इनटू सुक्रोज और स्टार्च। ठीक है। अब क्या है कि हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन जो उसने एनवायरनमेंट से ली उसी को ग्लूकोज में फिक्स होना है, सारी कार्बन को फिक्स नहीं होना। तो उसने 5 कार्बन के क्लोरोप्लास्ट के अंदर से लिए थे, तो वो उसको वापस क्लोरोप्लास्ट को करने ही पड़ेंगे। इसलिए थर्ड स्टेप आ गया विच इज नोन एज रीजनरेशन। किसकी रीजनरेशन? राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट की। तो थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास? रीजनरेशन। रीजनरेशन हो गया, देयर इज रीजनरेशन ऑफ फर्स्ट एक्सेप्टर, तभी साइकिल चलेगा ना, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज RUBP। दिस इज आल्सो क्रूशियल स्टेप। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूसली RUBP बनता रहना चाहिए फॉर अनइंटरप्टेड साइकिल। तो ये जो ट्राइओस फॉस्फेट, कुछ ट्राइओस फॉस्फेट है जो ये जो ट्राइओस फॉस्फेट ऊपर बना, इसको अब कन्वर्ट होना है वापस इनटू राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट। तो ये पहले कन्वर्ट हो जाता है इनटू राइबुलोज 5-फॉस्फेट, और फिर इसको क्योंकि 1,5-बाइफॉस्फेट बनने हैं तो इसको चाहिए ATP, और ATP की हेल्प से ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट। ठीक है, इसको पूरे को हम एक साइक्लिक फॉर्म में मैं बनाती हूँ, फिर आपको समझाऊंगी दोबारा से। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट एक्सेप्टर है जो कार्बन डाइऑक्साइड का, वो कौन है? राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट। राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट की होनी है कार्बोक्सिलेशन, और इस कार्बोक्सिलेशन में इसने एनवायरनमेंट से लिया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और एंजाइम है रुबिस्को। तो ये कार्बोक्सिलेशन करके फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बना देता है विच इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। तो 2 मॉलिक्यूल्स है जो वो इससे बन गए। टोटल 6 कार्बन के हुए उसके पास, ये टूट गया बीच में से और इसने 2 मॉलिक्यूल 3PGA के बना दिए। अब नेक्स्ट होनी है इसकी रिडक्शन। तो जब रिडक्शन होनी है तो इसको चाहिए ATP
एंड NADPH। ATP है जब एनर्जी दे देता है तो ये ADP में कन्वर्ट होता है, और NADPH है जो ये NADP में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो NADPH का H है ये इसने किसको दे दिया, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। तो यहाँ पे नया कंपाउंड बन गया विच इज ट्रायोज फॉस्फेट। ट्रायोज फॉस्फेट है जो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लूकोज एंड देन इनटू सुक्रोज एंड स्टार्च। ठीक है, पूरा ट्रायोज फॉस्फेट नहीं, उसका जो कार्बन उसने इन्वायरमेंट से लिया था वो वाला कार्बन। बाकी का जो ट्रायोज फॉस्फेट है ये किस में कन्वर्ट हो गया, इनटू राइब्यूलोज 5-फॉस्फेट। इसकी अब होनी है रीजनरेशन। ये स्टेप ही किसका है, रीजनरेशन का है। यहां पे हम लिख देते हैं रीजेनरेशन। और इसने क्या बनाया, इसने बनाया राइब्यूलोज 5-फॉस्फेट, और इसने लिया ATP, इन्वायरमेंट से ATP लिया, और ATP लेके उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू ADP। एक फॉस्फेट इससे ले लिया, एक फॉस्फेट लेके इसने राइब्यूलोज 5-फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया इनटू राइब्यूलोज 1,5-बाइफॉस्फेट। ठीक है, तो 3 स्टेप्स हो गए कार्बोक्सिलेशन। देन दिस इज सेकेंड स्टेप है हमारे पास ये वाला, दिस इज रिडक्शन, और थर्ड आ गया रीजनरेशन। ठीक है, तो अब देखो बेटे, जो कार्बन उसने बाहर से ली थी, ये एक कार्बन का उसने बाहर से लिया था, उसी को उसने फिक्स करना है इन ग्लूकोज, नॉट ऑल द 6 कार्बन विच इज प्रेजेंट इन दिस साइकिल। क्योंकि उसने 6 कार्बन के उसको चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो इसलिए यहाँ पे कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स उसको चाहिए। ये जो 6 मॉलिक्यूल्स है इसके पास यहाँ कार्बन के, उसमें से वो हर बार एक कार्बन लेगा, 5 कार्बन रीजनरेट कर देगा, क्योंकि 5 कार्बन उसने उसके अपने नहीं थे, 5 कार्बन उसने किससे लिए हैं, प्लांट से लिए, तो वो प्लांट को वापस कर देगा। 6 कार्बन कंपाउंड बनाने के लिए ये पूरा साइकिल है जो ये रोटेट होएगा 6 टाइम्स। ठीक है, मतलब 6 बार ये साइकिल या 6 साइकिल्स ऐसे चलेंगे तो एक मॉलिक्यूल है जो वो ग्लूकोज का बनेगा। ठीक है, तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ one molecule of glucose, carbon cycle must rotate for 6 times। 6 बार उसको रोटेट होना पड़ेगा कार्बन साइकिल को, फिर वो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बेटे कि टोटल उसने कितनी एनर्जी यूज की इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो अगर उसको एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाना है तो ये पूरा साइकिल 6 बार रोटेट होगा। तो यहां पे हमने क्या बोला है कि ये हो जाएंगे इंटू 2, मतलब एक साइकिल में ये हो गया 2 ATP एंड NADPH भी 2, और एक ATP यहां पे यूज करेगा। मतलब कि इन केल्विन साइकिल 3 ATP and 1 NADPH they are used per cycle। ठीक है, या फिर हम क्या कहें कि एक जो कार्बन है उसको रिड्यूस करने के लिए इसने इतनी एनर्जी यूज की। 6 कार्बन को रिड्यूस करने के लिए, 6 कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए इसको कितनी चाहिए एनर्जी, मल्टीप्लाइड बाय 6। ठीक, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 molecule of glucose, 3 ATP
प्लस 1 NADPH इंटू 2 NADPH हो जाएंगे ना बेटे, क्योंकि यहाँ पे हमने किया कि 2 ATP तो 2 ही NADPH होंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3 ATP एंड 2 NADPH। तो इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास हो गए 18 ATP एंड 12 NADPH। दे आर यूज्ड for the reduction of 6 molecules of carbon dioxide। तो क्लियर हुआ बेटे? अगर मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि ये जो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ली वो ही एक कार्बन है जो वो ये फिक्स करेगा, बाकी 5 रीजनरेट कर देगा, क्योंकि ग्लूकोज बनाने के लिए उसको ऐसे 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इसलिए पूरे साइकिल को हमने रोटेट कर दिया 6 टाइम्स। अब अगर वो पूछ ले एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए उसको कितनी एनर्जी चाहिए, तो ये हो गए, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स है तो 2 ATP एंड 2 NADP और 1 ATP ये हो गया, तो 3 ATP हो गए और 2 NADPH हो गए। अगर उसने इस साइकिल को 6 बार रोटेट करना है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ। तो यहाँ पे वो 6 वाला याद कर लो बेटे। अगर वो पूछते हैं फॉर 1 कार्बन डाइऑक्साइड तो इसको 6 से डिवाइड कर दोगे। 2 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पूछते हैं तो आप उस हिसाब से, अगर 3 के लिए पूछते हैं तो आप उससे डिवाइड कर दोगे। तो इन दिस वे ये आप निकाल सकते हो कि 1 कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसको हमने 6 से डिवाइड कर दिया, दैट इज 3 ATP हो गया और 2 NADPH हो गया। अगर 2 के लिए, 1 के लिए याद कर लो, 2 के लिए निकाल लोगे, 3 के लिए निकाल लोगे, 4 के लिए। इन दिस वे टोटल जो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी है इन केल्विन साइकिल वो उसने किया कितना, 18 ATP एंड 12 NADPH। तो पर केल्विन साइकिल उसने 6 कार्बन डाइऑक्साइड है जो वो लिए और बाहर आया 1 ग्लूकोज और यहां पे उसने लिए 18 ATP और बाहर आए 18 ADP और 12 NADPH और रिलीज हुए 12 NADP। तो ये जो ADP एंड NADP ये अब ऑक्सीडाइज हो गए, ये वापस लाइट रिएक्शन में चले जाएंगे, फिर से ATP NADPH में कन्वर्ट होके ये फिर से केल्विन साइकिल है जो वो चलना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द केल्विन साइकिल और काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद कर लेना है। NCERT का है, पेज नंबर 216, 17 एंड 18 पे ये दिया हुआ है। इसको अच्छी तरह से याद करना है, कुछ समझ नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अगला साइकिल फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज नोन एज C4 साइकिल।